अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। हाजरा मसरूर की कहानी, तिल ओट पहाड़। मैं और वो एक ही होटल में बराबर के कमरों में मुकीम थे, लेकिन एक दूसरे से कतई नावाकिफ। वो ज्यादातर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती, जर्दी माइल सफेद रंगत, दुबली पतली सी। उसके छोटे छोटे सुनहरी बाल जो बिल्कुल खुश्क और सीधे से थे, हमेशा पुश्त पर बिखरे रहते। उम्र भी कोई 10-11 साल होगी। मासूमियत नाम को नहीं, अजीब फीका और खुर्रा चेहरा था। उसे देखकर मुझे सफेद खारी शलजमों का मजा याद आ जाता। बस मैंने उसे झुकी झुकी नजरों से इसी कदर देखा था क्योंकि कमबख्त के सामने नजर उठाने की हिम्मत पड़ती ही न थी। टांग बराबर की लौंडिया कुछ इस तरह आंखें गाड़ गाड़ कर देखती जैसे जबरदस्ती मेरी सूरत, लिबास और चाल ढाल में कोई ऐब निकालना चाहती हो, और ये महसूस करके मेरे जिस्म में चूंटियां सी काटने लगती। बस यही दिल में आता कि कमबख्त के कान खींच कर लगाऊं 2-4 चांटे, ताकि आइंदा बाहर निकलते हुए मुझे यूं न ताका करे। लेकिन उसका रोब कुछ ऐसा था कि अपना ही जी जलाकर रह जाती। होगा भाई, देखने दो, मेरा क्या जाता है, उसकी आंखें दुखेंगी। मैं जले पर मरहम रख लिया करती। मगर ये लड़की है बिल्कुल मुइम्मा। अगर मैं इसे अच्छी लगती हूँ तो बजाय बदतमीजी से घूरने के मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करती। इतने इतने बड़े बच्चे तो बिला तकल्लुफ अपनी पसंदीदा चीजें दूसरों के हाथों से झपट लिया करते हैं, ना कि ये होगा मुझे क्या मतलब इस मुहिम से। डॉक्टर की वैसे ही हिदायत है कि पहाड़ पर रहो, आराम करो, सोच विचार से बचो। मतलब ये कि सतह जमीन से ऊंचे होने के बावजूद हर काबिले गौर चीज को सतह दिमाग के नीचे दबा दूं। अरे हाँ, जब अपनी सेहत ही खराब हो तो पहले फिक्र उसकी करनी चाहिए। और मैं बड़ी कोशिश के बाद उस लड़की की तरफ से बेनियाज हो जाती। चूंकि मैं पहाड़ की आबो हवा की आदी न हुई थी, दूसरे इलाज और परहेज में भी काफी बेतवज्जोही थी, इसलिए सजा तो मिलना ही थी। जुकाम हुआ, खांसी बढ़ी और सीने का सोया हुआ दर्द जाग पड़ा। मुमानी जान और भाईजान प्रोग्राम के मुताबिक सिनेमा जाने के लिए तैयार हो चुके तो मुझे सवालिया नजरों से मुतवातिर देखा जाने लगा, क्योंकि मैं बजाय साथ जाने के पलंग पर पड़ी थी। आप लोग जाइए, मैं ना जाऊंगी। क्यों? दोनों ने चिढ़कर यके बाद दीगरे सवाल किया। सच्ची बात कहते डर लगा, क्योंकि सच बोलने के सिले में सिवाय बदपरहेजी के तानों के कुछ मिलना न था। इस पर अम्मा की शिकायत लिखने की धमकी भी दी जाती, और फिर अम्मा का खत, तुम बड़ी खराब लड़की हो, तुम्हें अपना जरा भी ख्याल नहीं। मैं झूठ बोलने पर तुल गई। वो देखिए ना, जरा आज एक प्यारी सी किताब खत्म करने का इरादा है और जरा इस वक्त मौज में हूँ, थोड़ा गुनगुनाऊंगी भी। और एक बात यह भी है कि 2-2.5 घंटे सिनेमा हॉल में बंद रहने से मेरा मतलब है कि मेरी सेहत पर बुरा असर होगा। दूसरे मेरी आंखें, ऐनक भी तो टूट गई है। मैंने दर्द से बेताब होकर तकिया सीने से भींचते हुए झूठ का तूमार बांध दिया। ओह, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, भाईजान ने बेवकूफ बनने में पहल की। अच्छा तो दरवाजा बंद कर लो, हम जा रहे हैं। मुमानी जान भी साफ चकमे में आ गईं। तन्हाई में इत्मीनान से मैंने अपनी बीमारी का सोग मनाना शुरू किया। या तो अभी तक मारे डर के मुंह से हूं भी न की थी, या अब अल्लाह, हा हा, मुझे मारे तकलीफ के रोना आने लगा। ये दर्द, ये खांसी, क्या हो गया है मुझे। जिस डॉक्टर के पास जाओ वो सीना और पीठ ठोंक बजाकर कह देता है, कुछ नहीं, बस जरा इस दवा की 4 शीशियां पी डालो, खूब खाओ पियो, गौर फिक्र करना छोड़ दो, बस अच्छी रहो। गजब खुदा का, दर्जनों डॉक्टरों की दर्जनों शीशियां पी डाली, लेकिन 2-4 शीशियां बाकी ही रहीं। और ये जो बदतमीज कहते हैं कुछ नहीं, तो फिर खांसी और दर्द का कोई नया नाम होगा इनकी लुगत में। किसी का क्या जाएगा, बस मैं ही कुछ दिन में मर जाऊंगी। मैंने घुटकर अपना मुंह मुलायम तकियों में भींच लिया, और फिर जो उठी खांसी तो होश गायब। लेकिन फौरन ही मैंने किसी के हाथ का लम्स अपनी पीठ पर महसूस किया, और खांसी के झटकों की लाई हुई चकाचौंध के बावजूद मैंने देखा कि वही लड़की मुझ पर झुकी हुई है, और उसके खुश्क सुनहरे बालों की कुछ लटें कंधों से ढलक कर मेरे ऊपर झूल रही हैं। ये लड़की मुइम्मा, फीकी, खुर्री, बदतमीज नहीं भाई, कुछ नहीं, जरा संजीदा है और अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद।
वैसे तो कभी इसने बात न की, लेकिन देखो इस मौके पर उल्टा मुझी को इसका ममनून होना पड़ा। यह अक्लमंदी नहीं तो और क्या है। मैं उठने लगी। तुम लेटी रहो, नहीं तो फिर खांसी आने लगेगी, उसने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा और प्यार से मेरी बिखरी हुई लटें दुरुस्त करने लगी। तुम, यह तर्ज तखातुम मुझे खला। खैर, क्या बीमारी है तुम्हें? उसने फिक्रमंद होकर पूछा। कुछ नहीं। ऐं? यह इजहार ताज्जुब था। मेरी बीमारी का नाम डॉक्टरों ने यही बताया है, मैंने वजाहत कर दी। उसका ताज्जुब मुस्कुराहट में तब्दील हो गया और उसने अपनी बड़ी बड़ी लेकिन बेकैफ सी आंखें नचा नचा कर डॉक्टरों की हिमाकत के कई किस्से मुझे सुना डाले। अब मेरे दर्द को भी नींद आ रही थी, इसलिए इधर उधर की सूझने लगी। क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ किसके साथ हो? मैंने पहला सवाल किया। जरीना, अपने अब्बा के साथ हूँ, उसने जवाब दिया। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बहुत चाहते होंगे। मैं बच्चों से यह सवाल अक्सर करती हूँ, बिला मकसद ही तो। वो होंठ लटकाकर खला में कुछ घूरने लगी। वो तो हमें जलाने के मारे लाल लाल होंठों वाली तुम्हारे बराबर की लड़कियों को चाहते हैं। खैर, जब हम भी उतने ही बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे हमें कैसे नहीं चाहते। मैं कट कर रह गई। तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? मैंने उसे खामोश देखकर सवाल किया। मर गई वो, उसने इस तरह कहा जैसे उसको अम्मा के मरने पर गुस्सा आ रहा हो, और मैं परेशान हो गई। खामखा रंजीदा कर दिया बेचारी को मैंने। अब बहलाऊं? भाई तुम बड़ी अच्छी लड़की हो। क्या तुम यहाँ पहली मर्तबा आई हो? नहीं, हम हमेशा गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं। वो मेरी उंगलियों से खेलने लगी। तुम्हारी उंगलियां बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी बच्चों जैसी। उसने मेरी उंगलियां अपने हाथों में भींच लीं और हंसने लगी। उसके कहने पर जो मैंने अपनी उंगलियां देखी तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दी। और तुम्हारा चेहरा भी खूबसूरत है। उसने अपनी गहरी गहरी आंखें मुझ पर गाड़ दी और मैं जरा बौलाई। झूठ बोल रही है कमबख्त, अभी जरा देर पहले मैंने अपनी सूरत आईने में देखी थी तो कितनी बुरी लगी थी। सेहत भी तो खराब है। सच मानो तुम बड़ी प्यारी लगती हो मुझे। उसने मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में हौले से दबा लिया और वो बहुत संजीदा हो गई। चेहरे पर वही खुर्रापन खम ठोंक कर झूमने लगा और मुझे हुई उलझन। तुम हंसती रहा करो, मैंने घबरा कर कहा। मुझे संजीदा बच्चों से बड़ी नफरत है। अच्छा, वो अपने निचले होंठ का एक गोशा दबाकर मुस्कुराने लगी। जरी, ए जरीना, ये उसके बाप की आवाज थी जो उसे अजीब अंदाज में पुकार रहा था। अब तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है ना? मैं जाऊं? वो मुझ पर प्यार से झुक गई। हाँ हाँ जाओ, तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, मैंने कहा। धड़ धड़ धम धम मुत्तसिल कमरे में उसका बाप न जाने क्या उठा धुरी कर रहा था। रोज रात को यही उधम होता, इसीलिए तो भाईजान होटल के कयाम से किचिया कर रहने का दूसरा इंतजाम कर रहे थे। ये तुम्हारे अब्बा इतना उधम क्यों करते हैं? मैंने लगे हाथों ये भी पूछ लेना मुनासिब समझा। वो जो आती है ना बड़ी बड़ी लड़कियां, वो रोज रात को उन्हें बहुत सा शरबत सोडे में मिला मिलाकर पिला देती हैं, और अब्बा को शरबत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अकेले सब पी जाते हैं। और जब उनका पेट भर जाता है तो मारे खुशी के बड़े मजे मजे की हरकतें करते हैं। एक दिन तो उन्होंने एक लड़की की साड़ी, जरी, ओ जरी की बच्ची, साथ ही एक बारीक कहकहे की आवाज गूंजी और वो अपनी बात पूरी किए बगैर जल्दी से भाग गई। दूसरे दिन सवेरे मेरे कमरे में वो फिर आई, लेकिन मैं सो रही थी इसलिए चली गई। ये मुझे मुमानी जान ने बड़ी हैरत से बताया तो मैंने उन्हें अपनी और उसकी दोस्ती की इब्तिदा सुना दी। हाँ वही तो मैं कहूँ, मुमानी जान ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे के सामने से गुजरी तो मैंने उसे बुला लिया। बड़ी देर तक बैठी बातें करती रही। उसके बाद तो बकौल उसके मेरी उसकी पक्की दोस्ती हो गई। वो तकरीबन तमाम दिन मेरे पास घुसी रहती। न जाने उसे कितनी बातें करना आती। बस बैठती तो झड़ लगा देती और बाज बाज बातें तो इतनी अजीब कह जाती कि मैं मुंह देखकर रह जाती। वो तो कुछ अपनी उम्र से ज्यादा सोचती और बोलती और मुझे होती उलझन, लेकिन मैं उसके ढुड्ढोपन पर टोक भी न पाती, क्योंकि वो तो बेबात की बात पर रंजीदा हो जाया करती। दूसरे वो मुझे चाहती भी इतना थी कि मेरा मुंह न पड़ता कुछ कहने को। ऐसा दौड़ दौड़ कर मेरा सब काम करती कि कोई 2 टके का गुलाम भी ना करे। बस हर वक्त मेरा मुंह देखा करती कि कहीं मैं नाराज तो नहीं हूं उससे। हम दोनों अक्सर साथ ही चहल कदमी को निकल जाते तो वो रास्ते भर ऐसी खुर्री बनी रहती कि मैं कदम कदम पर यही सोचती कि आज इससे कह दूं कि मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म।
तुम इधर उधर ना देखा करो। वो कहती, क्यों, मैं जल जाती? लोग तुम्हें घूरते हैं। तो मेरे इधर उधर ना देखने से लोग घूरना छोड़ देंगे? क्यों? नहीं, मगर तुमको तो नहीं मालूम होगा कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, वो जवाब देती। और मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मुझ पर गर्म गर्म भूभल उंडेल दी। जी में आती कि मारे थप्पड़ों के मुंह सुर्ख कर दूं कमबख्त का, लेकिन फिर वही रोब दिल ही दिल में अपने बिला वजह दबने पर ताव खाती रहती और तफरीह का मजा किरकिरा हो जाता। अब वापस चलेंगे, मैं बेजार होकर कहती, और वो मेरे मुहाफिज की तरह कभी मेरी नजरें और कभी देखने वालों की नजरें देखती, साए की तरह साथ रहती। लेकिन जाए कयाम पर पहुंचकर उसका खुर्रापन इस तरह लजाजत में तब्दील हो जाता कि मैं दोस्ती खत्म करने का ऐलान न कर पाती। सुबह से जी कुछ उदास था। मुमानी जान अपनी जैसी मोटी ताजी पुरानी दोस्त के साथ पहाड़ियों पर चढ़ने की मशक फरमाने गई हुई थी, और भाई जान तो तफरीह करने ही के ख्याल से आए हुए थे। अब मैं थी और मेरे उलझते हुए ख्यालात। इतने में वो आ गई। चुप क्यों पड़ी हो? यूं ही, उसका आना खल रहा था इस वक्त। कंघी क्यों नहीं की आज? बिल्कुल झोंझ हो रहे हैं बाल। उसने अपनी उंगलियां मेरे बालों में उलझा ली। जी नहीं चाहा। तो लाओ, मैं कर दूं कंघी। वो झपट कर सिंगार मेज पर से कंघा उठा लाई। नहीं भाई, मुझे लेटा रहने दो, मेरी तबीयत नहीं अच्छी इस वक्त। सचमुच जान सी निकल रही थी। तुम लेटी रहो, मैं करूंगी कंघी, वो बड़ी खुशामद से बोली और मेरी चोटियां खोलने लगी। अरे, मैंने फुरैरी लेकर अपने बाजू सुकेड़े। क्या? उसने अपनी पतली सी जर्द गर्दन को कंधे की तरफ झटका देकर कहा, और मुस्कुराते हुए बेरंग लबों को भींच कर थूक निकला। अब वो एहतियात से चोटियां खोल रही थी। मुझे अपनी अरे पर बड़ी खिफ़्फ़त हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी लटों में कंघा फेरने लगी और मेरी आंखें सुरूर से बंद होने लगी। ये भी मेरी बड़ी अजीब आदत है कि जहां किसी ने मेरे बालों को छुआ और मुझे नींद आई, उसका हाथ कंघी करते करते रुका और मेरे चेहरे पर फिरने लगा, और फिर अचानक मैंने उसकी तपती हुई सांस अपने चेहरे पर और जलते हुए होंठ अपने होठों पर महसूस किए। मेरे ठंडे जिस्म की रगों में चिंगारियां सी कुलबुलाईं और मैंने घबराकर आंखें खोल दी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसने मेरे चेहरे को अपनी सुलगती हुई हथेलियों में भींचा और मैं बगैर सोचे समझे अपने ऊपर नाज करने लगी। तुम यहाँ कब तक रहोगी जरी? मेरा जी चाहा कि वो मुझसे कभी भी जुदा ना हो। जब तक तुम रहोगी, तुम्हारे बगैर यहाँ मेरा जी घबराएगा। वो अपने खुश्क होंठ की एक पपड़ी दांत से दबा दबा कर उधेड़ने लगी। तुम्हारे यहाँ तो बहुत सी लड़कियां आती हैं, उनसे दोस्ती कर लो, फिर जी ना घबराएगा। मैंने यूं ही कह दिया। वो सब की सब बड़ी नकचड़ी हैं। बस वो सब तो अब्बा के पास घुस घुस कर बैठती हैं। और उसके चेहरे पर से भोलपन साफ खुरच गया। भाई दूसरी बातें करो, मैंने घबरा कर बात काटी। वो हंस पड़ी, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई किसी बच्चे को जोजू से डराकर खुश होता है। उसके बाद वो अपनी उन सहेलियों का जिक्र करने लगी जिनसे वो बहुत मोहब्बत किया करती थी। उन लड़कियों का जिक्र करते हुए उसकी आंखें और चेहरा इतना अजीब हो गया कि मुझे वहशत होने लगी। लाओ कंघा मुझे दो, मैं बाल ठीक कर लूं। तुम तो बातों में लग गई। मैंने उसे दूसरी तरफ मुतवज्जा कर लिया और वो अपनी सहेलियों को भूल कर मेरे बालों से उलझ गई। इसके बाद से तो ये उसका मामूल होकर रह गया कि घंटों मेरे बाल संवारा करती। अभी अपनी मर्जी के बाल बनाए और दूर खड़े होकर हर जाविये से मुआयना किया, और लो, इससे अच्छे बनाऊंगी। फिर बनाए जाने लगते बाल। एक दिन तो उसने गजब ही कर दिया, यानी एक पूरी लट कैंची से उड़ा दी और नन्हे नन्हे तरसे हुए बाल झूमर की तरह पेशानी पर बिखेर कर खूब ही तो खुश हुई। मैं जब नाराज हुई तो उसने लिपट कर सैकड़ों प्यार कर डाले, यहां तक कि मेरा दम घुटने लगा। हटो अलग, मैंने उकताकर अलग करना चाहा। नहीं। वो और भी लिपटी और मैंने झुंझलाकर उसे बाजुओं से पकड़कर धक्का दे दिया। वो धान पान लौंडिया जरा ही में दीवार से जा टकराई और मेरा दिल धक से हो गया कि कहीं चोट न लग गई हो। मैं मारे परेशानी के होठ काटने लगी। अब वो मुझसे नाराज हो जाएगी। कितनी जलील हूं मैं भी कि उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। मैंने डरते डरते नजर उठाई तो देखा वो दीवार से टिकी मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। हाँ, कुछ बड़ी अजीब सी नजरों से। क्या बताऊं कि वो किस किस्म की नजरें थीं। उसकी ठोड़ी सीने पर झुकी हुई थी और खुश्क सुनहरी बाल कंधों से लेकर सीने तक बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा बिल्कुल किसी जोशीले नौजवान की तरह करख्त और वहशत ज़दा हो रहा था। मैं जहां थी वैसी खड़ी रह गई। सुनो, वो बड़े रोब से कहती हुई बढ़ी, अब ऐसा कभी मत करना।
वरना। और फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द लपेटकर अपना सर मेरे सीने पर झुका लिया। मैं किसी कदर गुस्से में बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। मेरा जी चाह रहा था कि उसका सर दोबारा दीवार से टकरा दूं। आखिर ये मुझ पर रोब गांठने वाली होती कौन है। लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि कोई गर्म रकीक चीज मेरे सीने में जज्ब होती जा रही है। अरे, वो तो सिसक सिसक कर रो रही थी। ओह! मैं प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मैंने सोचा, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, क्या अंट शंट बातें सोचती हूँ। उसकी सिसकियां थम गईं, लेकिन वो लिपटी उसी तरह रही, बिल्कुल एक सहमी हुई नन्ही बच्ची की तरह। दरवाजा खट से हुआ और वो फुर्ती से दूर जा खड़ी हुई। हैं, ये क्या? मैं हक्का बक्का रह गई। कमरे में आने वाली मुमानी जान थी, जो अपने गीले बालों से पानी की बूंदें तौलिया में जज्ब करने में मुनहमिक थी। बड़ी जल्दी नहा ली आप? उसने मुमानी जान को घूरा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बार मैंने अपने पालतू कुत्ते के आगे गोश्त का एक टुकड़ा फेंक कर फिर शरारत से उठा लिया तो कुत्ते ने मुझे घूरा था। मुझे उसकी सूरत से वहशत होने लगी। मैं उसकी तरफ से मुंह फेर कर खिड़की में से बाहर देखने लगी। कैसी लड़की है ये? मेरे दिमाग में बस यही सवाल ठोंगे मारने लगा। तुम उधर क्यों खड़ी हो? वो फिर मेरे पास आ गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जी अंदर से मतला रहा है। एक अजीब सी तकलीफ, बस जैसे जिस्म के एक एक रोंगटे पर कराहत आमेज गुदगुदी छा गई हो। जाओ भाई, इस वक्त मुझसे मत बोलो। मैं एकदम ताव में आ गई और वो थोड़ी देर तक मुझे टकटकी बांध कर देखने के बाद खामोशी से चली गई। मुझ पर से जैसे बोझ उतर गया। फिर वो तमाम दिन मेरे पास ना आई। मैं दिन में कई बार उसके कमरे के सामने से निकली, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो नजर न आई। बच्चा ही तो है, मैं अपने दिल को समझाती, लेकिन दिल के किसी गोशे में दुबका हुआ नामालूम सा खौफ मुझे मुंह चिढ़ा देता और मैं सोचने लगती, अच्छा ही है कि नाराज रहे मुझसे। मुझे नहीं मिलना है ऐसी लड़की से। मगर वो है कैसी लड़की? इसका जवाब मेरे पास क्या था, सिवाय इसके कि तमाम दिन मारे उलझन के दिमाग आबले की तरह तपकता रहा और रात चढ़ा कस के बुखार। अल्लाह, जरी आ जाती तो मेरा सर दबा देती, जरी आ जाती तो मेरे बाल ही सुलझा देती। सर पर बोझ हो रहा है, जरी आ जाती तो। अब जरी की कमी शिद्दत से महसूस हुई, लेकिन वो ना आई। रात गए तक मैं बन बन कर खांसती रही कि शायद। सुबह हो गई, बुखार धीमा पड़ गया और गुस्सा तेज हो गया। नहीं आती तो ना आए कमबख्त। क्या मैं कहीं की गिरी पड़ी हूँ? दूसरे उसमें रखा ही क्या है, निरी बदतमीज तो है, और जाने मुझे अपने जी में समझती क्या है जो खिलौना बना रखा है। दूसरा दिन भी मैंने पेचोताप खाते गुजारा। शाम को खिलाफे उम्मीद बुखार के साथ साथ वो भी आ गई। बड़ी खूबसूरत सी फ्रॉक पहने हुए थी और खुश्क सुनहरी बालों को बड़ी तमीज से सुर्ख रिबन से बांध रखा था। उसका दुबला पतला रूखा सा चेहरा बिजली की सफेद रोशनी में मुझे बड़ा भला लगा। वो मेरी तरफ देखे बगैर एक कुर्सी पर बैठकर बेनियाजी से टांगे झुलाने लगी। देखा, क्या इसे नहीं मालूम कि मैं बीमार हूँ? मेरा जी भरने लगा और आंखें तपने लगी। आज तो तुम 2 रोज बाद आई हो जरी। क्यों भाई? मुमानी जान ने स्वेटर बुनते हुए कहा और अपने चौड़े चकले चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट लाई कि चेहरे की जिल्द चटकती हुई लगने लगी। मुझे आप पर गुस्सा था। उसने अपने बेरंग लबों को बड़े अंदाज से खोला। क्यों भाई क्यों? मुमानी जान हड़बड़ा गई। आप अच्छी तरह नहीं नहाती, वो बोली, और मेरे दिल पर छाया हुआ गुबार आनन फानन ये मासूम झोंका ले उड़ा। मैं भी कितनी वहमी हूँ, ख्वाम ख्वाह तिनके को घूर रही हूँ कि कहीं ये पहाड़ न हो। लो भला, तिनका पहाड़ कैसे हो जाएगा? अम्मा सच कहती हैं कि तुम्हारा सोच विचार तुमको बिल्कुल निकम्मा कर देगा। तुम तो सारी उम्र में ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकती हो कि चलते में इंसान के पांव आगे पीछे न पड़े तो किस सूरत से पड़े। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। अच्छा, मुझ पर गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपनी शादा की फिक्र करो। तुम्हारे लिए इतनी उदास रही कि बुखार चढ़ा लिया। मुमानी जान का करारा कहकहा गूंजा और मेरा दिल उसका जवाब सुनने के लिए जोर से धड़कने लगा। वो हंसती हुई मेरे बिस्तर पर आ बैठी। तो तुम सचमुच उदास रही मेरे बगैर? उसने मेरी उंगलियां जोर से दबाकर छोड़ दी और मारे गुरूर के भमें तान ली। मैंने बतौर इनकार गर्दन हिला दी। उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि खूब सताऊं कमबख्त को। उसने भी मुझे बहुत जलाया था ना। उसके चेहरे की तमतमाती हुई खाल एकदम ढीली पड़ गई और वो मेरी तरफ से मुंह फेर कर मुमानी जान को देखने लगी, जो हमारी तरफ से पीठ मोड़े
अलमारी से कुछ निकालने में जुटी हुई थी। मैंने उसकी उंगलियां मरोड़ डाली कि यूं ही लटका हुआ मुंह सुधर जाए, और वो तो जैसे अपना गुस्सा रफू चक्कर करने पर उधार खाए बैठी थी। बस मेरी इस फजूल सी अदा पर उसका प्यार फटने लगा। इससे पहले कि मुमानी जान मुड़े, उसने मेरे चेहरे को अपने जलते हुए चेहरे से दागना शुरू कर दिया। लेकिन इधर मुमानी जान मुड़ी और उधर वो खट से सीधी हो बैठी। फिर वही, मेरा दिल एक झटके से पसलियों से जा लड़ा। आखिर ये चोरी कैसी? मैंने उलझकर उसे घूरा। उसके ऊपर के होंठ पर पसीना चमक रहा था और मेरे हाथ पर रखा हुआ हाथ पसीज रहा था। वो तो जैसे, कैसी है ये लड़की? खट खट दिमाग पर चोटें सी लगने लगी। आंखें आप ही आप मुंद गईं और मुमानी जान की एक हल्की सी घबराहट आमेज चीख सुनने के बाद मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। करख्त, दुबला पतला लड़कों जैसा चेहरा, नाकाबिले बयान किस्म की नजरें, बेरंग पपड़ियाए होंठ और पसीजे हुए हाथ। मैं कपकपा रही थी। ऐ लो, वो एक खुर्रा चेहरा कितने बहुत से चेहरों में तब्दील हो गया। बिल्कुल एक जैसे सूखे सूखे बेरौनक चेहरे। ओफो, ये तो मेरे चारों तरफ दीवारों की तरह चुन गए हैं। अब क्या करूं? नजरें इतनी बहुत सी बेकैफ आंखों से निकलकर मुझे हर तरफ से घूर रही हैं। छलनी हुआ जाता है सारा जिस्म। कहाँ जाऊं? अरे अब ये पतले पतले पसीजे हुए पंजे, उफ कितना पसीना टपक रहा है इनसे। और ये मेरी तरफ बढ़ किस लिए रहे हैं? और ये बेरंग होंठ, कोई जगह नहीं बचने की। अब बढ़े ये हाथ और मुझे दबोचा। अब बढ़े ये होंठ और मेरे जिस्म पर चिपके। मारे खौफ के तड़पी तो आंख खुल गई। टिक टिक टिक, क्लॉक का पिंडोलम इस गत पर झूमे जा रहा था। ओफो, तो 1 बज गया है रात का, मैंने सोचा। मुमानी जान भी सो रही हैं और भाई जान भी। फिर रोशनी क्यों कर रखी है अब तक? कितनी खामोश और सर्द रात है, और मेरी तबीयत भी तो खराब है। जाने क्या हो गया था शाम को। मैंने अपना धमकता हुआ भारी सर तकिए पर रगड़ा। मारे नकाहत के जिस्म लोथ हो रहा था। सी सी की आवाज आ रही थी। मैंने चौंक कर अपने सिरहाने नजर फेरी तो देखा मेरा शाल ओढ़े कुर्सी पर वो उकड़ू बैठी सिसिया रही है। सर्दी से उसके होंठ कपकपा कर नीले पड़ गए थे। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो मुझ पर झुक कर बोली, और जैसे मुझे किसी ने गोली मार दी।